वटवृक्ष कार्यक्रम में श्रोताओं हमारी आज की मेहमान हैं श्रीमती बिमला बहुगुणा, जो कि 1995 की जमुना लाल बजाज पुरस्कार विजेता हैं और आज इस कार्यक्रम में हम आपके जीवन के विभिन्न पक्षों के बारे में बातचीत करेंगे। विमला जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विमला जी, उत्तराखंड में यदि हम महिलाओं की बात करें तो बहुत ही सशक्त मानी जाती हैं, लेकिन आज़ादी से पहले का वो दौर जब महिलाएं बहुत कमज़ोर थी, उस दौरान आपने अपने पति के साथ निरंतर आगे बढ़ते हुए सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, मद्य निषेध और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर कार्य किया। थोड़ा बताएं कि क्या प्रेरणा थी और पारिवारिक संस्कार कैसे थे? ऐसा है, अंग्रेजों के गुलाम राजा थे और राजा के गुलाम हम थे, पूरी गुलामी में। तो राजशाही में 84 दारू की भट्टियां थी और 32 प्राइमरी स्कूल थे। उस दौर में हमारा जन्म हुआ और हमारी शिक्षा के दरवाजे बंद थे। जैसे बहुगुणा जी ने हाई स्कूल की परीक्षा 2 दिन पैदल चल के देहरादून में आकर के दी। रेंजर के बेटे थे, इसलिए आ सके। कितने लोग पढ़ सकते थे, क्योंकि राजा नहीं चाहता था कि मेरी प्रजा के लोग जागृत हों, क्योंकि शिक्षा जो ऐसा माध्यम है, फिर अपने अधिकारों के लोग मांग करते हैं। तो अंधकार में रखा था, हमारे भीतर बहुत तड़फन थी और विद्रोह था कि हमारी शिक्षा के दरवाजे बंद हैं। तो सौभाग्य से मेरे दोनों भाई जो हैं उस बगावती बन गए, अपने स्कूल कॉलेजों को छोड़ करके वो उसमें आ गए। तो मुझे लगता था कि मुझे भी इसमें प्रत्यक्ष मेरी क्या भागीदारी हो। तो मुझे मेरे भाई साहब ने पता किया कि कौसानी में अल्मोड़े में गांधी जी की अंग्रेज शिक्षा सलाह बहन है, उन्होंने लड़कियों के लिए शिक्षण की व्यवस्था की है। कि कौन से सन की बात थी? 49 में हमारी रियासत जब आज़ाद हो गई तो उसके बाद उन्होंने मुझे सल्ला बहन के पास भेजा। मेरे भीतर पढ़ने की तो बहुत वो थी और ये था कि सामाजिक कामों में, क्योंकि दोनों भाई मेरे परिवार का वो ऐसा था कि दोनों अपने स्कूल कॉलेज छोड़ करके उसमें कूदे थे। तो मुझे लगता था कि मुझे प्रत्यक्ष भागीदारी का मौका मिलता। तो वहाँ जाकर पहले तो मुझे बड़ा अटपटा लगा, क्योंकि गांधी को पढ़ा था लेकिन उनका जीवन कितना सादा और कैसा मुझसे बिगड़ा है ये कल्पना नहीं थी। लेकिन वहाँ जाकर के देखा, पहले तो एकदम वो हो गए, खाने में सादगी, पहनने में सादगी, सब कुछ, और दिन भर काम में जुटे रहो। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि जिन शिक्षा के बाद जो हमारी कल्पना है कि ज्यादा सुविधामय जीवन प्राप्त करेंगे, वो तो छोड़ के आ गई हैं। विलायत की रहने वाली और सब सुविधाओं को छोड़ करके गांधी के पीछे पागल होकर के, और गांधी को देखा नहीं लेकिन सल्ला बहन को देखा कि मेरा जीवन मेरा संदेश है, वो उनके जीवन में चरितार्थ था। वो हमारे साथ खेतों में काम करती थी, वो हमारे साथ दवाखाने में काम करती, वो हमारे साथ गाँव में जा करके और सफाई का और आरोग्य का सारा प्रशिक्षण वो प्रत्यक्ष रूप से हमें देती थी। तो फिर हमें फिर धीरे धीरे करके आनंद आने लगा और 7 साल में उनके सानिध्य में रही और उनके जीवन से मुझे प्रेरणा मिली कि हमें जो है वो समाज के लिए जीना है। तो उस समय आपकी आयु कितनी थी? मेरा जन्म 1932 का है, समझे कर 17 साल की होंगी। तो उसके बाद में बीच में 1 साल विनोबा जी के साथ भूदान आंदोलन में रही। वहाँ मुझे पूरे देश के जो सर्वोदय विचार के जो लोग हैं उनसे भी परिचय हुआ और फिर ये तय कर लिया कि हमें, गांधी ने कहा था कि आज़ादी के बाद हमको जिस गांव में बैठना चाहिए, अच्छे लोग माने बुद्धिवादी लोगों को गांव में बैठ करके गांव स्वावलंबन और गांव के लोगों को उनके अपने अधिकारों के लिए जागृत करना चाहिए। तो फिर सल्ला बहन ने शिक्षण संस्था शुरू की थी महिलाओं के लिए। वैसे उन्होंने आई तो अपने स्वास्थ्य के दृष्टि से थी, विलायत की थी, वर्धा में उनको गर्मी के वजह से मलेरिया हो जाता था, 1 साल के लिए पहाड़ भेजा था गांधी जी ने। लेकिन यहाँ आकर के फिर अंग्रेज सरकार के विरुद्ध वो फिर जेलों में गई और जेलों से छूटने के बाद जब वो गांव में गई, पहाड़ों में, अल्मोड़े में, तब उन्होंने पाया कि पहाड़ का जीवन जो है, गांव में इसलिए जाती थी कि गांव के लोग जो थे, गांव के पुरुष जो जेलों में थे, वो जब जेल में है तो उनके परिवार की क्या स्थिति है, उनकी हम क्या मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि गांव की महिलाएं, पहाड़ का जीवन पूरा स्त्री पर निर्भर है, खेती, पशु, बच्चे सब उन पर निर्भर करते हैं और उन्हें अभिमान है कि हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे पति अपने देश की आज़ादी के लिए गए हैं। लेकिन सल्ला बहन जो कहती थी कि हमारी प्रत्यक्ष क्या भागीदारी हो, हम लोग मिल बैठ करके इस पर चर्चा करें। तो कहती थी बहन जी ये तो पुरुषों को काम है, ये मीटिंग और सभाएं हैं, ये तो पुरुषों का काम है। तो उनको लगा कि ये तो पहाड़ के शेष ना गए और इसको अपनी आत्मशक्ति का एहसास नहीं है, प्रत्यक्ष उसमें समाज के बदलने में उनकी क्या भागीदारी हो सकती है। तब उन्होंने गांधी जी को लिखा कि मैं अब पहाड़ की स्त्री शक्ति के जागरण के लिए एक शिक्षण संस्था शुरू कर रही हूँ। 20 साल के बाद जिस स्वराज्य की हमने कल्पना की थी उसके लिए मैं गांव के बीच में जब मेरी लड़की
लड़कियां 20 साल के बाद जा करके यहाँ से शिक्षण लेकर गांव में बैठेंगी और उन लोगों के आत्मविश्वास पैदा करेंगी, तब मैं आपको अपनी शिक्षा का परिणाम बता सकूंगी। तो हमने सोचा ये तो विलायत से छोड़ कर सब कुछ छोड़ के पहाड़ों में आ गई हैं, तो हमने फिर ये तय कर लिया। अब जानना चाहेंगे कि विवाह कब हुआ और बहुगुणा जी से मुलाकात कैसे हाँ हुई? जी, तो बहुगुणा जी से तो वैसे हमारे जैसे हम छुट्टी पर आते थे, मैं लक्ष्मी आश्रम में गए तो छुट्टी पर आते थे, बहुगुणा जी ने अस्पृश्यता निवारण का काम शुरू किया था, रात्रिशाला चलाते थे उनके बीच में, क्योंकि लोग तो अनपढ़ थे। उनके शिक्षण के लिए, उनके बौद्धिक विकास के लिए, साथ साथ मैंने सामाजिक स्तर पर उनको किस प्रकार से समकक्ष लाया जाए उसके लिए उन्होंने प्रयास किया था। तो उनकी रात्रिशाला में हम जाते थे, वहाँ गांधी जी की प्रार्थना करते थे, चरखा चलाते थे और हमने कौसानी में कैसा जीवन है उन लोगों को बताते थे। इस प्रकार से उनसे संपर्क था ये सामाजिक उसके रूप से। तो फिर मैं जब भूदान आंदोलन से, विनोबा जी ने जब भूदान आंदोलन शुरू किया तो बहन जी ने, जैसे उन्होंने कहा था कि मेरी लड़कियां गाँव में फिर बैठेंगी, तो फिर उन्होंने अब उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है और उन्होंने अपनी लड़कियों की टीम को लेकर के वो पहाड़ों में घूमने लगी। तो अल्मोड़ा की तरफ तो राधा बहन जाती थी और यहाँ गढ़वाल टिहरी की तरफ मैं उनके साथ आती थी, एक ग्रुप आता था, तो उसमें फिर हमारे कार्यक्रम होते थे, सभाएं होती थी। तो उसमें फिर लगा, इन्होंने देखा बहुगुणा जी ने कि ये तो बहुत अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता तैयार हो गई है। तो फिर इनके घर वालों ने, जब हमारे ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो थे कामेश्वर बहुगुणा, उन्होंने इनसे प्रस्ताव रखा मेरे बारे में, तो इन्होंने स्वीकृति दे दी। वैसे शादी नहीं कर रहे थे क्योंकि व्यवधान आएगा मेरे कामों में। तो फिर जब इन्होंने स्वीकृति दी तो इन्होंने बहन जी को लिखा, एक कार्यक्रम के लिए हम लोग आने वाले थे, तो उन्होंने लिखा कि मेरे पिताजी बहुत खुश हो गए और उन्होंने लिखा कि मैंने उसके लिए बहुत अच्छा एक योग्य ढूंढ लिया है लड़का, आप इसका सामान लेकर के सामान सहित आ जाइए। 19 जून 1955 को शादी तय है। तो हम लोग आए कुछ कार्यक्रम के लिए और फिर पिताजी के पास गए। सल्ला बहन ने कहा तुम्हारी क्या राय है? मैंने कहा वो तो राजनीति के माध्यम से, क्योंकि बहुगुणा जी का जो रास्ता था वो राजनीति के माध्यम से समाज सेवा का था, और मेरा जो था, मेरा गांधी जी ने जो उन्होंने कहा था कि गाँव में बैठ करके हमें गांव की शक्ति को जगाना है, आम लोगों को अपने अधिकारों के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए अब गांधी की दृष्टि से गांव को सबल बनाना है। तो मैंने कहा राजनीति के माध्यम से ये रास्ता मुझे पसंद नहीं है, यदि वो राजनीति छोड़ करके गांव में बैठने के लिए तैयार हूँ तब शादी होगी। 1955 को मैं तैयार नहीं हुई और बहुगुणा जी से शर्त रखी, तो मेरे पिताजी तो बहुत बिगड़े, लेकिन बहुगुणा जी तैयार हो गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से और फिर उन्होंने गाँव में सबसे पिछड़ा क्षेत्र ढूंढना शुरू किया कि हम कहाँ पर अपना केंद्र शुरू करेंगे। तो सिलारा जो कि टिहरी से करीब 32 किलोमीटर दूर है, वहाँ बिल्कुल पिछड़ा क्षेत्र था। तो वहाँ उन्होंने फिर 2 झोपड़ियां बना ली और फिर हम लोगों की महाप्रसाद। गांधी ने कहा था जिन मूल्यों को समाज में तुम कायम करना चाहते हो पहले अपने जीवन में उतारो। तो गांधी की सबसे बड़ी देन है मेरा जीवन मेरा संदेश है। उन्होंने पहले अपने जीवन दक्षिण अफ्रीका से उन्होंने शुरू कर दिया था, जो बैरिस्टर थे। तो उसके बाद जब उन्होंने सामाजिक आंदोलन वहाँ पर शुरू किया लोगों को, तो उन्होंने अपने जीवन में पहले परिवर्तन किया और उन्होंने सारा काम अपने हाथों से, क्योंकि यदि हम आम समाज को लेकर के चलना चाहते हैं तो हमारा जीवन सादा और श्रमनिष्ठ होना चाहिए। बौद्धिक माने रोटी कपड़ा ज्ञान मकान सबको चाहिए एक समान। यदि हम इस ओर चलते हैं तो हमको अपने जीवन में वो मूल्य अपनाने होंगे। जी, 1971 में जो मद्य निषेध आंदोलन हुआ और खास तौर से जो शराब की दुकानें खोली जा रही थी उनको रोकने का एक अभियान चला, उसमें आप भी उनके साथ थी, बहुगुणा जी के साथ। जी, उसमें ऐसा था कि हम लोगों ने जब गांव के बीच में हम बैठे तो हमने कहीं से सहायता नहीं ली थी। गांव के उनको रात्रिशाला से हमने शुरू किया, लड़कियों को पढ़ाएं, कहते हैं लड़कियों को पढ़ा करके क्या करें, घास ही तो काटना है, तो रात की शाला शुरू की। फिर रात को हम प्रार्थना के लिए नीचे गाँव में जाते थे। फिर धीरे धीरे करके उनको लगा कि ये तो हमारे लिए है, इनको कहीं से बाहर से सहायता नहीं आती। अच्छे संपन्न परिवारों, दोनों के परिवारों को जानते थे। तब उन्होंने अपनी समस्याएं हम कहनी शुरू की कि हमारे पति बाहर रहते हैं, परिवार में इस पर साल में एक बार आते हैं और सारा पैसा जो है वो शराब में चला जाता है। तो फिर हमने कहा उनसे कि पहले जो गांव की भट्टियां इन पर तुम अपना सामूहिक रूप से, तुम प्रत्यक्ष रूप से उसको बंद करो। तो फिर लोगों ने मिल करके, हम उनके साथ रहते थे और फिर पहले गांव की भट्टा बंद करवाई। तो महिलाओं को लगा कि हम कर सकते हैं। फिर उन्होंने सरकारी दुकानों पर जा करके पिकेटिंग शुरू किया और इस प्रकार से तब उनको अपनी आत्मशक्ति का एहसास हो गया। और उस समय 1.5 साल का, 3 साल का, 6 साल का बच्चा साथ में
लेकर के हम 3 पीढ़ी थी, मेरी माँ थी, मैं थी और मेरा 6 साल का बेटा था जेल में जाने वाले। और ऐसे ही किसी के 1.5 साल का, किसी 3 साल का, ऐसे बच्चों को लेकर के बहनें जेलों में गई शराबबंदी के खिलाफ। फिर उस समय पूरे उत्तराखंड में जब शराबबंदी लागू हो गई तो महिलाओं को एहसास हुआ कि हम नीति परिवर्तित कर सकते हैं और हमारे भीतर बहुत बड़ी ताकत है यदि हम उसका सामूहिक रूप से प्रयोग करें। तब उन्होंने जंगलों में चिपको आंदोलन शुरू किया। जब देखा उन्होंने कि बाढ़ें आ रही हैं, भूस्खलन हो रहा है, जंगलों के कटने से हमारा सारा जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, टुकड़ा टुकड़ा कट के बाहर चला जाता है, तो फिर उन्होंने फिर जंगलों में मुश्किलें कटने वाले पेड़ों को बचाने के लिए डेरे डालने शुरू किए। 8 साल लगे। पूरे उत्तराखंड में जगह जगह सरकार तो छापा मार युद्ध करती थी, उसमें हरे पेड़ों पर जब बैन लग गया तो फिर वो क्या है, जंगल के उपकार मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। तो ये जब उन्होंने उद्घोष किया तो उससे पूरी दुनिया की उन्होंने दृष्टि बदल दी वृक्षों के बारे में, क्योंकि उससे पहले वृक्षों के बारे में केवल यह था कि वो लिसा लपटे और व्यापार आर्थिक दृष्टि से उसको देखते थे। लेकिन जब उन्होंने नई जो सोच दी, उन्होंने एक दुनिया को एक नया विचार दे दिया और इसलिए चिपको आंदोलन की दुनिया में बहुत बड़ी ख्याति। तो आपसे बातचीत और भी होती रहेगी आगे। एक मधुर सा गीत अपने श्रोताओं को सुनाते हैं। मचलती हुई हवा में छम छम हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। मचलती हुई हवा में छम छम हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। ज़माने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। इस गीत के बाद एक बार फिर से श्रोताओं कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं जमुना लाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती विमला बहुगुणा। विमला जी, आज इस कार्यक्रम में आपके जीवन के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। आपने अपने पति सुंदरलाल बहुगुणा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। क्या अनुभव रहे आपके, क्योंकि ये बहुत कष्टदायी भी रहा, संघर्षपूर्ण भी रहा, चुनौतीपूर्ण रहा। वो हम दोनों का साझा था, क्योंकि उनको मैं उस तरफ ले गई थी तो संघर्ष जो था, जो कुछ था वो साझा था, इसलिए मुझे उसमें तो कभी वो नहीं हुआ। मैंने उनको हर मोर्चे पर उनकी आगे बढ़ने में मदद की और कभी मैंने ये नहीं सोचा कि इसमें श्रेय किसको जाता है। श्रेय के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने सोचा हमारा लक्ष्य पूरा होना चाहिए और लक्ष्य क्या था कि आम जनता जो है अपने उसके लिए जागृत हो जाए। और मुझे बहुत खुशी है कि सलाबन का जो स्वप्न था कि पहाड़ों की स्त्री शक्ति किस प्रकार से सशक्त होकर के अपने अधिकारों के लिए, अपने समाज में जो बदलाव लाना है उसके लिए सशक्त रूप से वो खड़ी हो जाए। तो फिर हमने देखा उत्तराखंड आंदोलन में महिलाओं की मुख्य भूमिका रही। शराबबंदी, फिर चिपको आंदोलन, फिर उत्तराखंड आंदोलन। और आज भी महिलाएं जो हैं अब वो अपने को ये नहीं मानती हैं कि पुरुषों का काम है, लेकिन वो बराबरी के उसमें उनकी भागीदारी है। और ये हम अपने सरलाबेन की देन मानते हैं कि उनकी तपस्या ने जो है ये पहाड़ी समाज में जो स्त्री जो थी उनको इस तक पहुँचाया। जी, तो आज आप देखती हैं कि उत्तराखंड की महिलाएं बहुत सशक्त हुई हैं, जीवन के हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ रही हैं। हम चाहते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में भी उनको समकक्ष वो मिलना चाहिए, जिससे कि नीतियां बदलाने में, नीतियां बनाने में उनकी भागीदारी हो, ताकि आम जनता जो है उसको उसका लाभ मिले। तो आप निरंतर संघर्षरत रही और महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श आप हैं, चाहे वो समाज सेवा का क्षेत्र हो, पर्यावरण संरक्षण का क्षेत्र हो। आज की जो पहाड़ की महिला है उसके जीवन में कितना बदलाव आया है। आज हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं कि बहुत बड़ा आंदोलन है। आपका क्या कहना है कि महिला शिक्षा कितनी जरूरी है? बहुत जरूरी है महिला शिक्षा। तो मैं सोचती हूँ ये तो पुरुष से ज्यादा महिलाओं का शिक्षित होना ज्यादा आवश्यक है। हम देखते हैं अपनी संस्कृति में, हमारे अभिमन्यु को हमने देखा, शिवाजी को हमने देखा। अभिमन्यु तो अपनी माँ के पेट से उसको संस्कार मिले, है ना। तो इस प्रकार से माँ यदि शिक्षित होगी, हम तो कहते हैं कि योजना बनाने में यदि
महिलाओं की भागीदारी नहीं है। आज पहाड़ों के जीवन में मैंने मुख्यमंत्री से और कई बार ये कहा है कि पहाड़ के जीवन तब तक हम योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर सकते हैं जब तक कि वहाँ की महिला के जीवन में उसकी भागीदारी न हो। और आज भी उनके जीवन में घास, लकड़ी, मिट्टी, पानी जो है उसके लिए उनको कितनी मीलों दूर जाना पड़ता है घास लकड़ी के लिए। कम से कम 2 किलोमीटर के आसपास का जो क्षेत्र है वो गांव की जरूरत के अनुसार जब उनको नजदीक में अपना वो मिलेगा घास लकड़ी, उनका समय बचेगा, नजदीक से घास चारा मिलेगा, तब वो अपने बच्चों के शिक्षण के लिए और अपनी सामाजिक कामों के लिए, अपने बौद्धिक विकास के लिए तब वो उसमें शामिल हो सकेंगी और तब जाकर के हमारी योजनाएं जो है तब क्रियान्वित हो सकेंगी। क्योंकि पहाड़ों में योजनाओं को क्रियान्वित करने वाली महिलाएं हैं, पुरुष बाहर है। हमने आजादी के इतने वर्षों बाद भी हमने पलायन को नहीं रोक सका है, क्योंकि हमने पहाड़ों में जैसे बहुना जी कहते हैं वृक्ष, हम पूरे उसमें घूमे हैं। जब बांध के आंदोलन के बाद हम तो पूरे देश में, बहुना जी कहते थे कि मैंने जो कुछ जीवन में पाया है, सीखा है, अनुभव किया है, नई पीढ़ी को मैं ये संदेश दे जाना चाहता हूँ। हमारे जमाने में तो एक ही वो कहा था गांधी ने, गुलाम पैदा हुए हो आजाद होके मरना, लेकिन तुम्हारे लिए तो जिंदा रहने का सवाल है, क्योंकि वायु प्रदूषित हो गई है और मिट्टी नशेबाज हो गई है, पानी के स्रोत सूख रहे हैं। इसलिए तुमको जिंदा रहने के लिए जो है अपने पर्यावरण का संरक्षण करना बहुत जरूरी है नई पीढ़ी। जी, आप सरला बहन की शिष्या रही हैं और खादी एक बहुत बड़ा आंदोलन रहा है, चरखा आपने खूब चलाया है और खादी के वस्त्र भी आपने पहने हैं, थोड़ा बताएं हमारे को वो सब अनुभव। देखिए, खादी जो है, गांधी जी कहते थे कि चरखा जो है मेरे सारे उसका मूल है। अंग्रेजों के आने से पहले भारत, कहते हैं भारत में ताले नहीं लगते थे, भारत सोने की चिड़िया माना जाता था और उसी के लिए लोगों ने जान खतरे में डाल करके भारत आने के बाद डिगामा है, ये है कोलंबस में, भारत आने के लोग इतने लालायित रहते थे। ये इतना संपन्न देश था। ये तो यहाँ की सब चीजें कहते हैं, ढाके का मलमल इतना महीन होता था, अंगूठी पर एक आ जाता था। तो इतना यहाँ का उद्योग जो था ग्रामीण स्तर पर इतना विकसित था और इसलिए ताले नहीं लगते थे, क्योंकि हर व्यक्ति संपन्न था। जब चोरी तब होती है जब किसी के पास है और किसी के पास नहीं है। तो इसलिए अंग्रेज जब आए तो उन्होंने देखा कि इनका मुख्य जो आधार है ग्राम उद्योग जो है, मुख्य वो है। तो उन्होंने यहाँ का जो कतीन है, यहाँ का जो रोजगार है, उन पर उन्होंने टैक्स लगाने शुरू किए। 5 रुपए की रुई को 100 रुपए का कपड़ा वहाँ से बन करके मैनचेस्टर से आया, भाप का आविष्कार हो गया था और 95 रुपए उनके देश में गए, हमारे उसको केवल 5 रुपए। तो हमारे कतीन जो है, हमारे जुलाहा जो है, हमारे बुनकर जो है, हमारे रंगरेज जो है, सब चीजें जो है वो सब बेकार हो गए। और जब बेकार हो गए तो फिर बेकारी की वजह से फिर हमारा देश गरीब हो गया। तो इसे खादी जो है वो हमारे जीवन का मूल आधार है, क्योंकि उससे हमारे कत्तीन को पैसा मिलता है, बुनकर को पैसा मिलता है, रंगरेज को पैसा मिलता है, उसका पैसा गरीब आदमी के पास जाता है और मिल का जो हम कपड़ा पहनते हैं उसका पैसा पूंजीपति के पास जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को कम से कम अपने जीवन में यदि हम चाहते हैं तो पहले तो पूरा खादी, नहीं तो कम से कम साल में 1 जोड़ा तो हम जरूर खादी का वस्त्र लें, जिससे कि हम आम आदमी को रोजगार देने की पहल कर सकें। आप इस समय 84 वर्ष की अवस्था में हैं और आप उतनी सक्रिय हैं और स्वस्थ हैं, तो क्या राज है, क्या दिनचर्या रहती है आपकी? मैं तो पूरी स्वावलंबी थी अपने काम के बारे में, पर शरीर की मर्यादा होती है, हम शरीर अब धीरे धीरे करके कमजोर हो रहा है, लेकिन सादा खाना और श्रमनिष्ठ जीवन रहा। हाँ, जब हम पहले सरला बहन के पास गए तो हमको तो लगा हमको कहाँ फेंक दिया यहाँ भाई साहब ने, लेकिन देखा कि सादा जीवन जो है, सात्विक खाना और श्रमनिष्ठ जीवन, तो उससे जो है हम लंबी उम्र जी सकते। तो खान पान आपका बहुत सादा है, बहुत सादा, प्राकृतिक जीवन, प्राकृतिक जीवन, सादा भोजन और अपने जीवन में श्रम जो बहुत आवश्यक है। आजकल की हमारे मुश्किल ये है कि हमारी नगरीय सभ्यता जो है, हम गाँव को भी नगर बना रहे हैं। विकास का जो हमारे सामने भारतीय संस्कृति के अनुकूल होना चाहिए। सब जगह हमने 5 सितारा वो है संस्कृति, उसका यदि हम नकल करेंगे तो फिर उसमें हम अपने पहाड़ों का, क्योंकि उसमें बहुत विस्फोट होते हैं, दूर दूर तक सड़कों को पहुंचाने में बहुत हमने देखा। जब हम वहाँ पर थे बांध के, उसमें कितने विस्फोट होते थे। और जिस समय भूकंप आया, जामक गांव, उत्तरकाशी में जामक गांव के सबसे ज्यादा लोग वहाँ
मृत्यु हुई। तो उन्होंने कहा कि इसका कारण जो है, मनेरी बांध के लिए जब सुरंगें बनाने के लिए विस्फोट होते थे, हमारे तवे की रोटी उछलती थी और उससे सारे पहाड़ हिल जाते हैं। ऐसी हमें तकनीकें अपनानी चाहिए जिससे प्रकृति को कम से कम नुकसान हो। जैसे बगुड़ा जी ने कहा कि स्विट्जरलैंड में उन्होंने रोपवेज बनाए हैं जिससे कि प्रकृति से कम छेड़छाड़ हो। और तेजी से विकास की जो हम बात करते हैं उसमें सारा जो है प्रकृति को हमने पूरा, हमारे पहाड़ पूरे हिल चुके हैं उससे। और इसलिए कहते हैं कि सारा हिमालय जो है उससे हिला हुआ है भीतर से। कितनी मंजिलों के हमने केदारनाथ में मकान खड़े कर दिए, कितनी गाड़ियां वहां पर गई हुई थी। तो सारे जो है प्रदूषण है और सारी प्रकृति जो है उससे हिली हुई है, सारे पहाड़ हिले हुए हैं। इसलिए हम और हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। हमको अपने पहाड़ के उसके अनुकूल, ऐसे क्यों नहीं हो कि हमारा पहाड़ का आदमी जो है वो वहाँ पर अपने ढंग से छोटे छोटे अपने बना करके, और जो पर्यटक हैं उनके लिए आवास और व्यवस्था भोजन के पहाड़ी ढंग से वो करें वहाँ पर, उससे उसको रोजगार मिलेगा, प्रकृति से कम छेड़छाड़ होगी। मैंने हिमाचल में देखा है, हिमाचल में जब हम गए तो वहाँ का आदमी जो है आज़ादी के बाद नौकरी की लाइन में नहीं है, बेरोजगार नहीं है। उन्होंने अपने बागीचों के से अपने वृक्ष खेती की वजह से स्वावलंबी हैं और रोजगार की उसमें नहीं है। तो हम क्यों नहीं अपने उत्तराखंड में तो पैटर्न को अपनाएं जिससे हमारे युवकों को रोजगार मिले। फल संरक्षण का यही हो, उनका रख रखाव हो, उनके वितरण की व्यवस्था हो, और इससे हिमाचल के पैटर्न पर हम यहाँ शुरू करें। और ग्राम उद्योग जितने हम गाँव में कर सकें और बाहर से कम, जैसे गांधी ने कहा था गांव स्वावलंबन, तो गांव की जो चीज़ें आसपास में उपलब्ध हो सकती हैं उसका हम यहीं ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें। आपके विचार निसंदेह बहुत ही अमूल्य हैं और इन पर अमल किया जाना बहुत ज़रूरी है, और ये आज प्रासंगिक भी हैं जो बातें आप कह रही हैं, और निश्चित तौर पर ये बातें नीति निर्धारकों तक पहुंच रही हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। आज आप इस कार्यक्रम में आई और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत हमारे श्रोताओं के साथ की। आपका स्टूडियोज में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम संपन्न करने की अनिल भारती को अनुमति दीजिए। नमस्कार।